स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अली कॉमर्स क्लासेस के ऊपर। जैसा कि आप स्लाइड देख पा रहे हैं, मैं आपके साथ में जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं वो एक कंसाइनमेंट अकाउंट है। इस कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर सिर्फ और सिर्फ कंसेप्ट डिस्कस होगा और ये कंसेप्ट आपको अपने एग्ज़ाम के टाइम में रिवीजन करने में बहुत हेल्पफुल होगा, ये मेरा आप लोगों से वादा है। तो मैंने एक पर्टिकुलर स्लाइड बनाई है और उस स्लाइड के जरिए मैं आपको समझाऊंगा। आप जैसा कि स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, इस स्लाइड को बहुत ही खूबसूरत विद कलरिंग के साथ में मैंने चार्ट्स को तैयार किए हैं और कुछ बुलेट्स को मैंने हाईलाइट भी किए हैं। उससे पहले नई पब्लिक, नई व्यूअर, नई जनता, अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर आपने बेल आइकन नहीं दबाया तो वो भी दबा दीजिएगा और वीडियो अगर अच्छा लगे तो थम्स अप दे दीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना आपको वीडियो कैसा लगा। मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ कंसाइनमेंट। तो मैं पहले कुछ एक ओवरव्यू डिस्कस कर लेता हूँ। कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर दो पार्टियां होती है, एक होता है कंसाइनर और एक होता है कंसाइनी। कंसाइनर क्या होता है सर? कंसाइनर वो व्यक्ति होता है जो माल का मालिक होता है, मतलब जिसके पास में ऑनरशिप होती है, जो सारे खर्चे बियर करेगा, जो अकाउंट मेंटेन करेगा। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उस पर उसी का हक होगा, कोई लॉस होता है तो उस पर भी उसी का हक होगा। तो सर फिर कंसाइनी क्या करेगा? कंसाइनी सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर के बिहाफ पर काम करता है। कंसाइनी ना तो माल खरीदता है और ना ही किसी तरह का रिस्क लेता है। सारे तरह का माल जो है उसको डिलीवर कौन करेगा? कंसाइनर करेगा। आपने एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। अलीबाबा का नाम सुना होगा, चाइनीज कंपनी है जो इंडिया के अंदर अपनी फ्रेंचाइजी अलॉट कर रही है। उसी तरह आपने देखा होगा चाइनीज कंपनी के कुछ एसीज वगैरह आते हैं, या फिर और आपने एग्जाम्पल के तौर पर देखा होगा व्हीरपूल। तो व्हीरपूल भी अपने जो माल, व्हीरपूल है, सैमसंग है, तो ये अपनी जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट की क्या देते हैं, इनको एजेंसी देते हैं, या एज लाइक कंसाइनमेंट की तरह होता है वो भी। तो उसके अंदर सारा माल कौन भेजा जाता है? हेड ऑफिस के द्वारा भेजा जाता है। और कंसाइनी का काम सिर्फ और सिर्फ क्या होता है? उस माल को बेचना, और माल बेचने के बाद में उस माल पर, उस पर्टिकुलर अमाउंट पर जितना कंसाइनी का कमीशन बनता है वो उस कंसाइनी का उस कमीशन को अपने पास में रख लेगा और बाकी रिमेनिंग अमाउंट जो है वो किसको सेंड कर देगा? कंसाइनर को सेंड कर देगा। एक बात और सवाल आती है कि सर जब ये माल इसको भेजा जाएगा तो इसको गोडाउन वगैरह लगेगा, सारे खर्चे लगेंगे, तो वो सारे खर्चे भी पैरिटी के तौर पर कौन भुगतेगा? कंसाइनर ही भुगतेगा। तो यहां पर आप लोगों को समझ में आ गई, मालिक कौन है? कंसाइनर है। माल कौन भेजेगा? कंसाइनर भेजेगा। अकाउंट कौन बनाएगा? कंसाइनर बनाएगा। रिस्क बियर कौन करेगा? कंसाइनर करेगा। प्रॉफिट कौन कमाएगा? कंसाइनर कमाएगा। तो कंसाइनी क्या तालियां बजाएगा? मैं आपको फिर से बोल दूं, कंसाइनी का काम सिर्फ और सिर्फ माल बेचने का है। जब उसने माल बेच दिया, उसका जो कलेक्शन होगा वो कलेक्शन अपना कमीशन काटने के बाद में, और जो पर्टिकुलर खर्चे हो वो खर्चे काटने के बाद में उसको दे देगा। आप सवाल उठा, अभी तो आपने बोला था कंसाइनी खर्चे नहीं करेगा, तो मैं क्या बोल रहा हूँ? कंसाइनी खर्चे कर रहा है। वो तो कंसाइनर का जो माल बेचा उससे पैसा है, उसी पैसे में से पैसा काट रहा है जो खर्चा हो चुका, और बाकी का पैसा आगे भेज देगा। तो कंसाइनी की भूमिका सिर्फ एक उस मुनीम की तरह है जिसको सिर्फ और सिर्फ अपना जो छोटा मोटा काम है वो करना होता है। दुकान पर बैठना है, लॉस होता है कोई मतलब नहीं, प्रॉफिट होता है कोई मतलब नहीं, माल खराब हुआ कोई मतलब नहीं, उसको सिर्फ और सिर्फ माल को बेचना है। तो तीन वर्ड मैंने आपके साथ में डिस्कस कर दिए। एक तो मैंने बोला आपको कंसाइनर, एक मैंने आपको बोला कंसाइनी, और तीसरा मैंने बोला आपको कंसाइनमेंट। तो कंसाइनर, कंसाइनी और कंसाइनमेंट तीन वर्ड आपके साथ में मैं डिस्कस कर चुका हूं। कंसाइनर किसको बोला जाता है? कंसाइनर उसको बोला जाता है जिसके द्वारा माल भेजा जाता है, और कंसाइनी किसको बोला जाता है? जिसको माल भेजा जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर ए ने माल भेजा बी को, तो यहाँ पर कंसाइनर कौन है सर? ए है। और कंसाइनी कौन है सर? कंसाइनर है। कंसाइनी है हमारा बी और कंसाइनर कौन है? हमारा ए। तो आप लोगों को बातें मेरी समझ में आ गई। और जो माल पर्टिकुलर भेजा जा रहा है, जो मतलब जो लॉट भेजा जा रहा है, उसी को अपन क्या बोलेंगे? कंसाइनमेंट। तो तीनों बातें समझ में आ गई। कंसाइनर कौन होता है? जो माल भेजता है। कंसाइनी कौन होता है? जिसको माल भेजा जाता है। और कंसाइनमेंट क्या होता है? जो भी भेजा जाता है। यहां पर उसके बाद में इन दोनों की पर्टिकुलर बुक के अंदर अकाउंट्स बनते हैं। कंसाइनर की बुक में अलग अकाउंट बनते हैं, कंसाइनी की बुक में अलग अकाउंट बनते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है, अकाउंट का एक सिंपल सा रूल्स है, कभी भी खुद की बुक में खुद का अकाउंट कभी नहीं बनाते। तो मुझे एक बात बताना, यहाँ पर कंसाइनर की बुक में आप बात कर रहे हो, हाँ सर हम कंसाइनर की बुक में बात कर रहे हैं, तो मुझे एक बात बताओ, कंसाइनर की बुक में कौन कौन सा अकाउंट बनाएंगे? कंसाइनर ने क्या भेजा? कंसाइनमेंट। किसको भेजा? कंसाइनी को। किस पर भेजा? गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। और अगर कोई लॉस हो जाता तो कौन सा बनेगा? एबनॉर्मल लॉस। जनरली मेरे भाई तीन अकाउंट ही बनते हैं, मैं फिर से आपको दोहरा देता हूँ, जनरली तीन अकाउंट ही बनते हैं, कंसाइनमेंट अकाउंट, कंसाइनी अकाउंट और गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट। लेकिन अगर एबनॉर्मल लॉस हो गया तो फिर आपको एबनॉर्मल लॉस अकाउंट भी बनाना पड़ेगा। तो क्या भेजा?
क्या भेजा, कंसाइनमेंट, किसको भेजा, कंसाइनी को भेजा, क्या किस पर भेजा, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और अगर लॉस हो जाता तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, एबनॉर्मल लॉस। अब बात करते हैं सर कंसाइनी की, जिसको माल भेजा गया। तो कंसाइनी क्या बोलेगा, मेरे पास माल आया, किस पर आया, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट पर, और इसको किसी से मतलब है, इसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन से मतलब है, बाकी इसको किसी से मतलब नहीं। इसलिए ये कौन सा अकाउंट बनेगा, दो अकाउंट बनेगा, एक तो गुड्स जो कंसाइनमेंट पाया और दूसरा इसको अपने कमीशन से मतलब है। एबनॉर्मल लॉस, इसको कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसको ना तो प्रॉफिट से मतलब है ना लॉस से मतलब है, तो इसका वैसा भी रोल यहाँ पर नहीं है। तो मैंने क्या बोला, हम लोग कंसाइनर और कंसाइनी की बातें कर रहे थे। कंसाइनर अपनी बुक में कितना अकाउंट खोलेगा सर, 4 अकाउंट खोलेगा। कौन सा, क्या भेजा, कंसाइनमेंट, किसको भेजा, कंसाइनी को, किस पर भेजा, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, और क्या हो गया, लॉस हो गया था, एबनॉर्मल लॉस। कंसाइनी को सिर्फ और सिर्फ माल मिलता है तो वो गुड्स एंड कंसाइनमेंट बनाएगा, और प्लस उसको अपने कमीशन से मतलब है तो वो क्या बनाएगा, कमीशन भी बनाएगा। तो 4 अकाउंट इसकी बुक में और 2 अकाउंट इसकी बुक में, टोटली कितने अकाउंट बनेंगे, 6 अकाउंट बनेंगे। जैसा कि मैंने आपको बोला, तो यहाँ पर ये बातें लिखी हुई, चूंकि सारा अकाउंट कौन मेंटेन करता है, कंसाइनी मेंटेन करता है। सारा माल का लेखा कौन करेगा, चूंकि सारा माल का लेखा कंसाइनर के द्वारा किया जाता है, इसलिए माल के सारे खर्चे भी कौन भुगतेगा, कंसाइनर ही भुगतेगा। स्टॉक को मेंटेन करने का काम भी कौन करेगा, कंसाइनर ही करेगा। परिणाम स्वरूप यदि कंसाइनी ने अगर कुछ खर्चे कर भी दिए ना बाबूजी, तो वो भरपाई किससे करवा लेगा, कंसाइनर से करवा लेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक शादी थी, शादी के अंदर क्या थी, बारात जा रही थी और बारात बाहर जा रही थी, तो बसें कर रखी थी। तो बस एक बस रास्ते में पंक्चर हो गई और एक बस में हमारे जीजा जी बैठे थे, तो जीजा जी ने क्या कर दिया, पंचर बनवा दिया। मुझे एक बात बताओ, क्या प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी जीजा जी की थी कि पंचर बनवाने की? नहीं सर, जीजा जी ने तो इस बात को ध्यान में रख के पंचर बनवा दिया कि कहीं बारात ना लेट हो जाए। तो इस मामले के अंदर दूल्हे की या दूल्हे के फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो खर्चा जीजा जी ने किया उनको पंचर बनवाने का खर्चा क्या कर दिया जाए, रीइंबर्समेंट कर दिया जाए। मैंने आपको क्या बोला, प्रायोरिटी खर्चा करने की जिम्मेदारी किसकी है, कंसाइनर की है। लेकिन अगर कोई ऐसा सिचुएशन आ गई कि अभी कंसाइनर पैसा नहीं दे सकता, तो कंसाइनर के बिहाफ पर अभी पैसा खर्च कर ले, ताकि बाद में जब वो काम पूरा हो जाए तब वो कंसाइनी उस कंसाइनर से पैसा ले लेगा, यानी बी ए से पैसा ले लेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं सर। यहाँ पर सिर्फ कंसाइनी सिर्फ एक तरीके से मुंशी है, मुंशीगिरी करेगा, यानी यहाँ पर क्या बोल दिया गया, यहाँ पर कंसाइनी सिर्फ और सिर्फ कंसाइनी के बिहाफ पर काम करेगा। यानी उसे अगर माल भेजा जाता है तो वो माल को क्या कर देगा, बेच देगा, और इस काम के लिए उसे क्या मिल जाएगा, कमीशन मिल जाएगा। भाई मुंशी को क्या मतलब है, सैलरी से, तो और यहाँ इसको क्या मतलब है, कमीशन से मतलब है। कमीशन मिल गया, बाकी सब कोई मतलब नहीं है, 1 2 3 अपना काम बनता है, बाढ़ में जाया जाता है, इसको उससे कोई मतलब नहीं है। ये इसका एक मोटिव रहता है कंसाइनी का। तो कंसाइनी को सिर्फ और सिर्फ माल बेचना है, उसको किसी तरह का रिस्क नहीं है, सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, कमीशन से मतलब होता है। तो क्या बोला, कंसाइनी सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर के बिहाफ पर माल बेचेगा, यानी उसे माल भेजा जाता है तो माल को बेच देगा, और माल बेचने से उसे जो भी कमीशन प्राप्त होगा, विक्रय से प्राप्त राशि में से अगर उसने कोई खर्चे कर लिए, प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी तो किसकी थी, कंसाइनर की थी। लेकिन अगर कंसाइनर उस टाइम अवेलेबल नहीं हो पा रहा या खर्चा करने की स्थिति में नहीं है, तो खर्चा कौन कर देगा, एक बार का कंसाइनी कर देगा। वो क्या करेगा, उसके बाद में जो कंसाइनमेंट को बेचने से पैसा है, उस पैसे में से वो क्या कर लेगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं आप लोगों को यहाँ पर लिख के बता देता हूँ। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अमाउंट रिसीव बाय कंसाइनी, कंसाइनी को 60,000 रुपये मिले, जिसमें से उसने कुछ एक्सपेंसेज कर दिए थे, तो वो एक्सपेंसेज क्या कर देगा, एक बार तो उसने दे दिए, तो वो इस पैसे में से क्या कर लेगा, वो एक्सपेंसेज काट देगा, प्लस वो क्या काट लेगा, और सर वो अपना कमीशन भी काट लेगा। ओके बाबूजी, बहुत होशियार आदमी है ये कंसाइनी, ध्यान रखना। कंसाइनी कमीशन कितना काटा सर, 6,000 रुपये का कमीशन काट दिया, तो रिमेनिंग अमाउंट कितना बचा, 50,000। ये किसको भेज दिया जाएगा, ये भेज दिया जाएगा सर कंसाइनर को। तो मेरी बात समझ में आ गई आपको। तो क्या किया, सारे खर्चे कौन करेगा, कंसाइनर ही करेगा। लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कंसाइनर अवेलेबल नहीं हो पा रहा, तो फिर उसके बिहाफ पर कंसाइनी खर्चा कर लेगा, और बाद में वो अपने खर्चों की पूर्ति किससे करवा लेगा, वापस कंसाइनर से करवा लेगा। ठीक है, तो खर्चा करता है तो वो भी राशि काट लेगा, और कमीशन तो काटते ही काटता है। अब क्या होता है सर, माल के संबंध में कोई हानि हो गई, मतलब माल भेजा गया था और रास्ते में कोई असामयिक घटना घटित हो गई, या तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, या कुछ और चीज हो गई, या फिर हानि गोदाम में हुई, मतलब माल कंसाइनी के पास में पहुंच गया था। देखो हानि तो कहीं पर भी हो सकती है। तो एक कंसाइनर के यहाँ से माल चला, ये माल है, ये कंसाइनर के यहाँ से चला, ये या तो रास्ते में खराब हो जाएगा, या तो रास्ते में गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा, या फिर गोदाम में आने के बाद में वो अगर माल जल्दी खराब होने योग्य है तो या तो वह गोदाम में माल खराब हो जाएगा। तो 2 बातें हो सकती है, या तो माल रास्ते में हानि, जो माल खराब हो, या तो रास्ते में हानि हो गई हो, या फिर गोदाम में हानि हुई हो। तो मुझे एक बात बताओ, जब हानि रास्ते में ही हो गई है, तो क्या वो माल कंसाइनर तक, कंसाइनी तक पहुंचा?
ऑब्वियसली बात है सर, जब माल रास्ते में ही एक्सीडेंट हो गया गाड़ी का, माल वहीं बिखर गया, टूट फूट हो गई है, तो वो कंसाइनी तक तो पहुंचा ही नहीं। तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ किसका खर्चा जुड़ा अभी तक? कंसाइनर की लागत, उस पर्टिकुलर माल को बनाने की या माल को खरीदने की जो खर्चा कर रखा है कंसाइनर ने, एक तो वो होगा, प्लस कंसाइनर ने अपने गोदाम से कंसाइनर के गोदाम तक माल को रवाना करने के लिए उस गाड़ी वाले को कुछ पहले ही एडवांस दे दिया होगा। तो जो भी खर्चा उसने किया है, चाहे वो इंश्योरेंस का हो चाहे वो भाड़े का हो, तो वो सारा खर्चा जोड़ दिया जाएगा। तो क्या क्या जोड़ा? अगर माल की हानि रास्ते में हो गई है तो कंसाइनर ने उस पर्टिकुलर माल को कितने में खरीदा था, प्लस उस माल को भेजने के संबंध में उसने जो भी खर्चे किए, वो दोनों यहाँ पर जोड़ दी जाएंगे और वही क्या आ जाएगी? आपकी टोटल कॉस्ट। लेकिन सर अगर हानि गोदाम में हुई तो उसके अंदर दो खर्चे तो वो पहले वाली हो जाएंगे, मतलब कंसाइनर की लागत और कंसाइनर के अनुपातिक खर्चे, और उसमें किसके खर्चे जोड़ दिए जाएंगे? कंसाइनी के अनुपातिक खर्चे भी जोड़ दिए जाएंगे। सर यहाँ पर ये अनुपातिक वर्ड यूज हो रहा है। अनुपातिक वर्ड से मेरा मतलब है कि जितना प्रपोर्शन के अंदर माल लॉस्ट हुआ उसी प्रपोर्शन के अंदर खर्चों को भी बांटना पड़ेगा। मतलब एग्जाम्पल के तौर पर अगर 5 लाख का गाड़ी भर के आ रही थी लेकिन नुकसान 1 लाख का हुआ, तो खर्चे भी उसी अनुपात में, मतलब 1 लाख के अनुपात में यहाँ पर ऐड होंगे। तो अगर रास्ते में हुई है तो सिर्फ कंसाइनर तक के खर्चे, और अगर गोदाम में हुई है तो कंसाइनी के खर्चे भी, मतलब कंसाइनर की लागत, कंसाइनर के खर्चे और कंसाइनी के खर्चे, तो ये आपकी टोटल कॉस्ट यहाँ पर आ जाएगी। यहाँ तक बातें मेरी समझ में आ गई आपको अच्छे से? हाँ सर, यहाँ तक बात क्लियर है और कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं सर। याद रखना, खर्चों की वसूली करवाते समय सारे खर्चों को वसूल किया जाएगा। कंसाइनी 1 रुपये का खर्चा नहीं छोड़ने वाला, इस बात का ध्यान रखना। वो बड़ा ही क्या बोलते हैं, नहीं बोलना, चलो, वो शैतान आदमी है, वो अपने सारे खर्चों की वसूल करेगा। अगर उसने एक 5 रुपए का पार्ले जी भी खरीदा होगा ना, तो वो भी वो वसूल करवाएगा। मैं मजाक कर रहा हूँ, मतलब 1 रुपया भी नहीं छोड़ेगा। अगर उसने पेन भी खरीदा या स्टेशनरी भी खरीदी तो वो उसका भी खर्चा किससे वसूल करवाएगा? कंसाइनर से वसूल करवाएगा, यानी ए से वसूल करवाएगा। असामान्य हानि के लिए उपरोक्त अनुसार मैंने आपको ये चार्ट बताई दिया, ये वाला चार्ट जो अभी मैंने आपके साथ में डिस्कस किया है। उसके बाद में देखो क्या होता है, जब कंसाइनर कंसाइनी को माल बेचता है तो एक पर्टिकुलर हम साल की अकाउंटिंग करते हैं, मतलब एक हम ईयर फॉलो करते हैं। 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, या 1 अप्रैल 2020 से लेकर 31 मार्च 2021, मतलब पर्टिकुलर हमारा एक साल होता है। तो 31 मार्च के अंदर जब हम अकाउंटिंग करेंगे तो उसके अंदर हमारा कुछ माल बिना बिका रह सकता है। मतलब कंसाइनी के पास में हमने जैसे एग्जाम्पल के तौर पर 5 लाख का माल बेचा था, उसमें 5 लाख के माल में से उसने 4.5 लाख रुपए का माल बेच दिया। टोटल कितना माल भेजा था? 5 लाख का माल भेजा था। 5 लाख में से कितने का माल बेच दिया? 4.5 लाख का माल बेच दिया। मतलब कितने का माल अभी भी बचा पड़ा? सर 50,000 का माल बचा पड़ा है। तो इसी को हम क्या बोलेंगे? अनसोल्ड स्टॉक, यानी बिना बिका हुआ माल। तो न बिके हुए माल के संबंध में क्या बोला गया कि सर न बिके हुए माल के संबंध में यह बोला गया अनसोल्ड स्टॉक, और अनसोल्ड स्टॉक के बारे में बोला गया अनसोल्ड स्टॉक का लेखा करते समय केवल उन्हीं खर्चों को लिया जाएगा जो माल से सीधे संबंधित है। इस बात को ध्यान से नोटिस करना, क्या बोला गया? उन्हीं खर्चों को लिया जाएगा जो माल से सीधे संबंधित है, अर्थात केवल माल के आने तक के खर्चे को ही अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करते समय लिया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर यहां से माल रवाना और यहां पर कंसाइनर का बॉर्डर आ गया। अब यहां पर अगर कोई खर्चे किए तो उस खर्चे से मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे खर्चे कहां तक लेने, सिर्फ और सिर्फ इस बॉर्डर तक ही लेने। मतलब कंसाइनर की दुकान पर आने से पहले, मतलब दुकान में घुसाने के बाद नहीं, दुकान तक आने तक पहले, यहां तक के खर्चे हम ले सकते हैं। तो क्या बोला? वही खर्चे लेना जो माल से सीधे सीधे संबंध है, अर्थात माल के आने तक के खर्चों को ही लिया जाएगा अनसोल्ड स्टॉक का मूल्यांकन करते समय। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहां पर यह भी लिख दिया, एग्जाम्पल चुंगी अगर कोई लगी है, भाड़ा लगा है, तो माल का गोदाम का किराया वो आने के बाद को खर्चों को नहीं लिया जाएगा। मैंने स्पेसिफिकली यहां पर ये मैंने बॉर्डर लाइन बता भी दी थी, ये बॉर्डर आपका, ये बॉर्डर है। दुकान तक माल आ गया, यहां तक के खर्चे होते हैं तो वो यहां तक के खर्चे ही इंक्लूड किए जाएंगे, उसके बाद के खर्चों को, मतलब ये वाले खर्चे इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। तो यहां पर क्या बोल दिया, अगर यहां पर अगर कोई टैक्स वगैरह लगा है, कोई भाड़ा वगैरह लगा है, कोई चुंगी वगैरह लगी है, तो यहां तक के खर्चे तो ले लूंगा, लेकिन यहां तक के इसके बाद वाले खर्चे मैं कुछ भी लेने वाला नहीं हूं। आगे बोला जाता है यदि माल का लेगा लागत मूल्य पर ना किया जाकर बीजक मूल्य पर किया जाता है। सर व्हाट इज द मीन ऑफ बीजक मूल्य एंड व्हाट इज द मीन ऑफ लागत मूल्य? तो मैं दोनों बातें आप लोगों को बता देता हूं क्या क्या चीजें दे रखी है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई चीज कॉस्ट कितने की है, 100 रुपए की है, उसमें कंसाइनर अपना क्या जोड़ता है? प्रॉफिट जोड़ता है 15 रुपए। तो कितने रुपए में भेजा जा रहा है? 115 रुपए में। तो ये आपकी कॉस्ट प्राइस कितनी हो गई? सर कॉस्ट प्राइस हो गई आपकी 100 रुपए, और इनवॉइस प्राइस आपकी कितनी हो गई? इसी को बोलते हैं अपन बीजक मूल्य, यानी 115 रुपए। तो अगर ये 115 रुपए पर माल भेजा जाता है तो इसमें लोडिंग कितनी जुड़ी हुई? सर इसमें लोडिंग जुड़ी हुई है 15 रुपए की लोडिंग जुड़ी हुई है। तो अगर ये 4 चीजों में लोडिंग होगी,
एक सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, गुड्स रिटर्न ऑन कंसाइनमेंट। तो जहां जहां भी माल की जिक्र होगा उस माल के अंदर लोडिंग हटानी पड़ेगी आपको। लोडिंग कितनी होगी, जैसे एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया 100 रुपए का माल था, 15 रुपए का प्रॉफिट जोड़ के 115 रुपए में बेचा है, तो 15 रुपए की लोडिंग है वो आपको विपरीत साइड में, मतलब अगर डीआर में कोई माल लिखा तो उसकी लोडिंग हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, सीआर में, और अगर सीआर में कोई माल लिखा तो उसकी लोडिंग हटाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, डीआर के अंदर लिखना पड़ेगा। यदि माल का लेखा लागत मूल्य पर न किया जाकर बीजक मूल्य पर किया जाता है तो फिर विपरीत साइड में, अगर सीआर डीआर में लिखा हो तो सीआर में लोडिंग आएगी, और अगर सीआर में लिखा हो तो डीआर में लोडिंग आएगी। अर्थात बीजक मूल्य व लागत मूल्य के अंतर को, मतलब 15 रुपए की वाली बात को जो मैंने आपको समझा दिया है। और सामान्य तौर पर लोडिंग गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और अनसोल्ड स्टॉक में होती है। दो चीजों में यहाँ पे बोल दी गई लोडिंग किस किस के अंदर होती है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और अनसोल्ड स्टॉक के अंदर ही आपकी लोडिंग होती है। ओके सर जी, आगे बढ़ते हैं सर। आगे क्या लिखा हो, याद रखें कंसाइनी कभी भी अपने लेखे करते समय कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इस बात को बहुत ध्यान से सुनना, कंसाइनी को अकाउंट से मतलब नहीं है। अगर कंसाइनी ने कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल कर लिया ना, इसका मतलब वो खर्चा किसका मान लिया जाएगा, कंसाइनी का मान लिया जाएगा, और वो कंसाइनी की गोद में जाके बैठ जाएगा, ध्यान रखना। इसलिए कंसाइनी कभी भी अपनी एंट्री करते समय, चाहे वो किसी भी खर्चे के संबंध में हो या कोई भी एंट्री उस वर्ड में, वो कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा। ये किसने कहा गया है, ये कंसाइनी के लिए कहा गया है कि वो कंसाइनी वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा। थोड़ा सा मुझे इसको हटाना पड़ेगा, आपको दिख नहीं रहा होगा ये, तो मैं इसको हटा देता हूँ। ओके, ये लीजिए, ये आपका काम हो गया। ठीक है, मैं वापस अपना हाइलाइटर चूज कर लेता हूँ। ओके, तो कंसाइनी कभी भी कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है, कमीशन से। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, मुंशी को किससे मतलब होता है, सैलरी से, उसी तरह इस कंसाइनी को किसके मतलब है, कमीशन से मतलब है। इस शब्द का इस्तेमाल करता है तो कंसाइनर की पोजीशन धारित कर लेगा। कंसाइनी कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं कर सकता, उसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन से मतलब है। अगर उसने कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल कर लिया ना बाबूजी, तो याद रखना वो खर्चा कंसाइनी का मान लिया जाएगा, उसकी गोदी में आके बैठ जाएगा, मतलब उड़ता तीर उसने गले में ले लिया, कहने का मतलब। माल यदि उसे भेजा जाता है, माल उसे मतलब कंसाइनी को भेजा जाता है, तो वो उस माल को बेच देगा। ये बिल्कुल उस फैक्ट्री के मुनीम जैसा है, जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी शुरू में बता दिया, जिसको सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब होता है, अपनी सैलरी से मतलब होता है। अगर माल के संबंध में कोई हानि वगैरह हुई है तो उसमें उसका कोई हिस्सा नहीं होगा, ना तो हानि में कोई मतलब है, ना लॉस में कोई मतलब है, ना खर्चे में कोई मतलब है, ना किसी तरह की कोई और पंचायत है इसको। ठीक है, तो ये सारा चीज मैंने आपके साथ में डिस्कस की, और यहाँ पर ये बोला गया कि ऑनरशिप हमेशा माल की किसके पास में रहेगी, स्वामी कंसाइनर के पास में रहेगी। मतलब माल का मालिक हर हाल में कौन रहेगा, कंसाइनर ही रहेगा, तब तक माल को बेच नहीं दिया जाता। माल बेच दिया जाता है, उसके बाद में वो ऑनरशिप उस पर्टिकुलर बंदे के पास में चली जाएगी जिसको बेचा गया, लेकिन जब तक माल बेचा नहीं जाएगा, जब तक कंसाइनर के बिहाफ पर माल कंसाइनी के पास में पड़ा रहेगा, कंसाइनी के पास में जो भी माल पड़ा उस माल पर ऑनरशिप किसकी रहेगी, कंसाइनर की ही रहेगी, यानी कि एक ही रहेगी। एंट्री में यहां पर डिस्कस नहीं करूंगा, क्योंकि एंट्री में ऑलरेडी पर्टिकुलर क्लास के अंदर डिस्कस कर चुका हूं, तो मैं आप लोगों को एक बार फटाफट इसका क्विक रिवीजन दे देता हूं। तो मैंने क्या बोला कि तीन वर्ड होते हैं, कंसाइनर, कंसाइनी, कंसाइनमेंट। कंसाइनर जो माल बेचता है, कंसाइनी जिसको माल भेजा जाता है, और कंसाइनर जो माल भेजता है, कंसाइनी जिसको माल भेजा जाता है, और कंसाइनमेंट जो भी भेजा जाता है। 4 अकाउंट इसकी बुक में होंगे, 2 अकाउंट इसकी बुक में होंगे। इसकी बुक में कौन कौन सा अकाउंट होगा सर, क्या भेजा जा रहा है, कंसाइनमेंट किसको भेजा जा रहा है, कंसाइनी को किस पर भेजा जा रहा है, गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट और एबनॉर्मल लॉस। इसकी बुक में 2 अकाउंट, इसको माल मिल रहा है तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, उसको किससे मतलब है, कमीशन से मतलब है। तो ये कौन सा अकाउंट बनाएगा, कमीशन अकाउंट बनेगा। चूंकि मैंने क्या बोला, सारा माल सारा लेखा कौन करेगा, कंसाइनर करेगा, खर्चे भी कौन करेगा, कंसाइनर करेगा, मेंटेन कौन करेगा, कंसाइनर करेगा। कंसाइनर ने अगर कोई खर्चे, प्रायोरिटी खर्चे किसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी, कंसाइनर की, लेकिन अगर वो वहां पर अवेलेबल नहीं हो पा रहा तो खर्चे कौन कर देगा, कंसाइनर, लेकिन बाद में वो इसकी पूर्ति किससे करवा लेगा, कंसाइनर से करवा लेगा। कंसाइनी सिर्फ और सिर्फ कंसाइनर के बिहाफ पर माल बेचता है, उसको और किसी से कोई पंचायत नहीं है, और किससे मतलब है, उसको सिर्फ और सिर्फ कमीशन से मतलब है। लेकिन अगर कोई खर्चा कर दिया है तो वो खर्चा भी क्या, जो माल को बेचने से जो पैसा है, उस पैसे में से वो पहले अपना अमाउंट निकाल देगा, मतलब कमीशन वाला, और जो खर्चा किया वो भी निकाल देगा, और बाकी जो रिमेनिंग पेमेंट है वो कंसाइनर को भेज देगा। माल के संबंध में आने के बारे में बोल रहा, 2 तरह से आनी हो सकती है, तो रास्ते में आनी होगी या फिर गोदाम में आने के बाद में आनी होगी। तो अगर रास्ते में आनी होगी तो कंसाइनर ने जो माल को खरीदने के लिए पर्टिकुलर खर्चे किए वो, और कंसाइनर के खर्चे, मतलब उस माल को भेजने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन वगैरह किया होगा या इंश्योरेंस किया होगा, वो खर्चे जोड़े जाएंगे। लेकिन अगर गोदाम में आनी होगी तो चूंकि माल कंसाइनी के पास पहुंच गया, तो कंसाइनर की लागत कंसाइनर के अनुपातिक खर्चे और कंसाइनी
कंसाइनी के भी खर्चे लेंगे क्योंकि माल गोदाम में पहुंच चुका है। उसके बाद में मैंने क्या बोला, खर्चे की वसूली करवाए, तो कंसाइनी एक भी खर्चा नहीं छोड़ेगा, ध्यान रखना, सारे खर्चे की वसूली करवाएगा। अनसोल्ड स्टॉक का लेखा करते समय जो पर्टिकुलर माल से संबंधित खर्चे वही लिए जाएंगे। मतलब एक बार माल अगर गोदाम तक पहुंच गया, मैंने ये बोला गोदाम में पहुंच गया, गोदाम तक पहुंच गया, वहां तक के खर्चे लिए जाएंगे। मतलब गोदाम में पहुंचने के, गोदाम में जैसे माल बाहर से अंदर अनलोड करवाया या उसके बाद में इंश्योरेंस करवाया, तो वो खर्चे आपको लेने की जरूरत नहीं है। माल लागत मूल्य पर भी बेचा जा सकता है और इनवॉइस प्राइस पर मैंने आपको पर्टिकुलर एग्जाम देके समझा दिया है और लोडिंग आपको विपरीत साइड में लिखकर हटा देनी है। उसके बाद में कंसाइनी कभी भी कंसाइनमेंट वर्ड का इस्तेमाल नहीं करेगा, क्योंकि अगर उसने वो वर्ड इस्तेमाल कर दिया ना बाबूजी, तो वो कंसाइनमेंट की गोदी में जाके बैठ जाएगा, कंसाइनी की गोदी में जाके बैठ जाएगा और ये मान लिया जाएगा कि खर्चा पर्टिकुलर उसी का ही है, उसमें कंसाइनर उसकी कोई भी पूर्तता नहीं करेगा। यहाँ पर उसे जो भी माल भेजा जाता है, किसको, कंसाइनी को, वो माल को बेच देगा। बिल्कुल फैक्ट्री के मुनीम जैसे हैं। सिर्फ और सिर्फ किससे मतलब है बाबूजी, सैलरी से मतलब है सर, किसी से मतलब नहीं, और सिर्फ सैलरी से मतलब होता है। उसी तरह इस कंसाइनी को भी कमीशन से मतलब है। एंट्री मैंने यहाँ पर डिस्कस नहीं की है। बहुत बहुत आप लोगों का शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों ने अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, मैं बार बार बोल रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को थम्स अप दे देना, ठीक है। लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। कमेंट करने से थोड़ा क्या बोलते हैं उसको, मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। ये ऑटोमेटिक ये देखो, इसको भी नाटक आने शुरू हो गया। थैंक यू वेरी मच। आप लोगों का दिन बहुत मंगल रहे और आप लोगों की पढ़ाई ऐसे ही चलती रहे। खूब पढ़ो, खूब तरक्की करो, ठीक है। और इस बार 12th में अकाउंट में 100 में से 100 नंबर लाने। थैंक यू वेरी वेरी मच।